हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमएनए ट्यूटोरियल। आज हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो नंबर 3 और आज की वीडियो हम देखेंगे स्कोप्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्कोप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, स्कोप का मतलब क्या होता है। तो स्कोप मतलब द फील्ड एंड द एरिया ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कौन कौन सी फील्ड या किस 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 क्षेत्र में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। तो स्कोप मतलब क्या होगा, फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब किस किस फील्ड में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। तो इसको समझने का सबसे इजी तरीका है कि जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं क्लास 12th में, जितने भी चैप्टर हैं सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप को ही डिफाइन करते हैं। जैसे पहला अगर लेंगे हम एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम स्टार्ट करते हैं तो ही हम नेशनल इनकम से ही स्टार्ट होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे इसमें डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि राष्ट्र की आय की परिभाषा किसे कहते हैं। तो ये क्या होगी, सबसे पहले इसमें क्या आएगी, डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर सेकंड चीज क्या आएगा, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम का मतलब होता है कि कैसे कौन कौन से मेथड होंगे जिससे हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम को। थर्ड आएगा रिलेटेड एग्रीगेट्स। रिलेटेड एग्रीगेट्स पे हम क्या क्या स्टडी करेंगे, जैसे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कैसे हम इनको कैलकुलेट करते हैं, क्या होते हैं, इस चीज के इससे रिलेटेड हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम इसमें दो थ्योरी हम स्टडी करते हैं। नंबर 1 आती है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और दूसरी आती है थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है वो दी थी किनीशियन ने। इसको हम किनीशियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, किनीशियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर क्या आता है, किनीशियन ने एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहली बात है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड थ्योरी थी, तो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन करने से पहले अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की थी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहले उन्होंने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, क्या क्या कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट के। तो किनीशियन ने ही किस चीज की थ्योरी थी, क्या बोला था, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो किनीशियन ने अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज बताए थे, कैसे हम इससे कैसे हम इस अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक कर सकते हैं, वो चीज भी किनीशियन ने बताई थी। तो ये चीज स्टडी करेंगे हम, थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी आपके चैप्टर सीबीएसई में चैप्टर में आपकी बुक में ही चैप्टर है। थर्ड थ्योरी हम इसमें स्टडी करेंगे द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसमें हम क्या चीज स्टडी करते हैं, सबसे पहली चीज आती है इसमें क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। एक सेकंड चीज आएगी रूल ऑफ आरबीआई, रूल ऑफ आरबीआई। देखो, पैसे को अगर प्रिंट करना है, मनी अगर प्रिंट करनी है, तो ये पावर कमर्शियल बैंक में नहीं होती बल्कि सेंट्रल बैंक में होती है। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई है। तो जो मनी को अगर हमको प्रिंट करवानी है उसकी पावर आरबीआई के पास है। तो जितनी इकोनॉमी में मनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि सारे हम प्रिंट करते रहेंगे, वो भी हार्मफुल होता है इकोनॉमी में। तो अब क्या करता है, कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है, मतलब वो क्रेडिट को कैसे क्रिएट करता है। अगर हम कुछ पैसे बैंक में अगर सेव करते हैं तो वो उसी पैसों को लोन में देके उसको किस हिसाब से बढ़ाएगा, ये सब चीज आता है क्रेडिट क्रिएशन। तो ये इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। और दूसरा आएगा रूल ऑफ आरबीआई। रूल क्या है, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, या फिर मनी सप्लाई ज्यादा बढ़ जाता है, उसके क्या क्या कारण है, उसको कैसे रेगुलेट करना है। तो इसमें आपने सुना होगा बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, इसके बारे में कि कैसे जो रिजर्व बैंक है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करके किस हिसाब से इसको रेगुलेट कर सकता है। ये चीज हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी। नेक्स्ट आता है इसमें द थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। अब थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है, हमने जब लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंस पढ़ा था, द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें एक डिफरेंस पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी विद पार्शियल इक्विलिब्रियम और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी विद जनरल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जनरल प्राइस लेवल की। तो अब अगर दो कंडीशन, हम इसमें दो चीज के बारे में पढ़ेंगे, इन्फ्लेशनरी गैप
सिंपल सा अगर बोलेंगे हम तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में भी इस कंसेप्ट में पढ़ेंगे जनरल इक्विलिब्रियम में। अगर मार्केट में अगर इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ जाती है, तो वो भी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। और अगर हमारे गुड्स के प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, वो भी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। तो अब हमको ना ज्यादा महंगे गुड्स चाहिए, ना ज्यादा सस्ते गुड्स चाहिए। जिसका प्राइस ज्यादा होगा और जिसका प्राइस कम होगा, इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट देखना पड़ेगा जहां पर हमको इक्विलिब्रियम मिलेगा। पूरी इकोनॉमी हमको पता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं इकोनॉमी एज अ होल। तो पूरी इकोनॉमी के लिए जहां इक्विलिब्रियम पॉइंट हो, तो उसको कहते हैं द थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। तो जनरल प्राइस लेवल, ना गुड्स के प्राइस ज्यादा होने चाहिए और ना ज्यादा गुड्स के प्राइस कम होने चाहिए, वो स्टडी करेंगे हम थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। नेक्स्ट आता है हमारा रूल ऑफ गवर्नमेंट। रूल ऑफ गवर्नमेंट को हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट भी वर्क करते हैं उसमें। हमको पता होना चाहिए कि 1 फरवरी को देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं बजट। तो बजट में क्या करते हैं, पूरे ईयर में उनको किस किस फील्ड में उनको पैसा लगाना है। लाइक एजुकेशन में कितना पैसा खर्च करना है, हेल्थ में कितना पैसा करना है खर्च, रोड या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है उसमें कितना पैसा खर्च करना है। तो ये सारा किस में आता है, गवर्नमेंट के बजट में, कहां पर कितना पैसा खर्च करेंगे। तो अब कहाँ से उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, कितने उनके एक्सपेंडिचर, ये सब चीज हम इसमें स्टडी करेंगे। तो ये भी क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक का एक स्कोप होता है। नेक्स्ट आएगा एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंजेस किसे कहते हैं, सपोज इसके एक एग्जांपल समझते हैं इसको कि सपोज इंडिया की करेंसी है, इंडिया की करेंसी को हमने यूएस की करेंसी से एक्सचेंज करना है। तो हमको कितने डॉलर की जरूरत होगी, सॉरी कितने रुपए की जरूरत होगी अगर हमको $1 लेना है। जैसे आज के टाइम पे अगर जो एक्सचेंज रेट चल रहा है वो 75 रुपीज चल रहा है, मतलब अगर हमको $1 अगर चाहिए तो हमको 75 रुपीज देने पड़ेंगे। तो इसको कहते हैं एक्सचेंज रेट। तो इस चीज की स्टडी में हम करते हैं इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में। लास्ट टॉपिक आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है कि हमने कितना हमारी कंट्री में आया है, कितना हमने इंपोर्ट किया और कितना हमने एक्सपोर्ट किया है हमारी कंट्री का पूरे वर्ल्ड के साथ। इसका जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी पूरी इकोनॉमी को एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है। इसमें फर्स्ट आता है नेशनल इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेशनल इनकम पूरी कंट्री की कितनी इनकम है उसको एक्सप्लेन करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, क्या क्या इसके कॉजेज हैं, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। तो मतलब यहाँ पर हमने क्या समझा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो पूरी इकोनॉमी के बारे में जानकारी देता है। हमारी नेशनल इनकम कितनी है, हम एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि लास्ट ईयर हमारी नेशनल इनकम कितनी थी, इस ईयर कितनी है, तो हमने उसके हिसाब से हमको एक्सपेंडिचर करने हैं। तो ये सब चीज एक्सप्लेन करता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला इंपॉर्टेंस क्यों होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इट डिस्क्राइब द इकोनॉमी। नंबर 2, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी हेल्प करता है हमारा एक ग्रोथ और डेवलपमेंट का रोड मैप। रोड मैप मतलब रास्ता दिखाने का काम करता है कि हमने कितना और ग्रोथ करनी है, कितना हमको किस फील्ड में और डेवलपमेंट करने की जरूरत है। तो इस चीज को ही बताता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब हमको पता चल गया है कि हमने किस जगह हमको ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है। तो इसमें ये किस काम आता है, प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रोग्राम क्या क्या हमको प्रोग्राम बनाना है, पॉलिसी क्या क्या होनी चाहिए ग्रो करने के, वो सब चीज बताता है हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड पॉइंट आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प ऑफ सजेस्टिंग पॉलिसी मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अब स्कोप में हमने देखा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के काम भी करता है। मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होगा, आरबीआई क्या क्या मेजर्स लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज में, उससे हमारा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। बैंक रेट को बढ़ा दे या कम कर दे, उससे हमारा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कम हो सकता है। तो क्या ये भी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टूल्स हैं। तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के भी काम आती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है, जैसे पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन्होंने ले रखी है कि पॉवर्टी है, गरीबी अगर हमको हटानी है तो हमको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा गरीबी को कि पॉवर्टी के क्या क्या रीजन है, क्यों इंडिया में गरीबी है। हम यहाँ
स्टेट वाइज ही देखते हैं, इंडिविजुअल वाइज ही देखते हैं, इसको हम पूरी इकोनॉमी के लेवल में इसको डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी बनाने के काम भी आती है। तो पॉलिसी में कौन क्या क्या चीज हम कंसिडर करते हैं, उसमें हम इसमें लेंगे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल कंजम्पशन, टोटल इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, ये सारी क्या कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल होते हैं। तो इनका यूज करके हम कोई भी पॉलिसी को बनाते हैं। तो इन सब जगह हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स काम आती है। तो यहाँ हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हुआ। आज की वीडियो में 2 टॉपिक कवर किए हैं, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो तब तक के लिए थैंक यू।